नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और पश्चिम बंगाल में जो जो हो रहा है उसके अब सबूत मिलते जा रहे हैं कि पूरा चुनाव एक फ्रॉड चुनाव था और एक खुला खेल फरुक्काबादी जिसको कहते हैं वो था। अभी आपने देखा था कि आईएएस ऑफिसर जो सुब्रत उनको मीडिया उनको एडवाइजर बनाया गया था शुभेंदु अधिकारी का। और अब खबर ये आ रही है कि जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर थे बंगाल के, मनोज अग्रवाल, उनको बनाया गया है चीफ सेक्रेटरी स्टेट का। उनकी कई तस्वीरें भी आ रही हैं जहां पर वो कैबिनेट मीटिंग में नजर आ रहे थे। और मैं आपको थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ के बता देती हूँ। और खबर यही है कि अभी सागरिका घोष ने क्या लिखा है, उनका अपॉइंटमेंट बतौर एडवाइजर टू सॉरी चीफ सेक्रेटरी टू वेस्ट बंगाल। आप सोच सकते हैं कि सबसे बड़े नौकरशाह किसी राज्य के होते हैं तो वो चीफ सेक्रेटरी हैं। और बंगाल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज अग्रवाल विल नाउ बी द बंगाल चीफ सेक्रेटरी। ये सागरिका घोष का मैं ट्वीट आपको लिख पढ़ के बता रही हूँ। द सो कॉल्ड न्यूट्रल अंपायर is rewarded with the post of the top bureaucrat of the BJP for India dispensation in Bengal. Does anyone still seriously believe that Bengal elections 2026 was free and fair, outrageous and brazen? ये जो ट्वीट है ये सागरिका घोष का है। और उसी तरीके से अगर आप इनका पूरा अगर आप वो देखें इनका प्रोफाइल, तो मनोज अग्रवाल उन्होंने वेस्ट बंगाल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर थे जिनको असेंबली इलेक्शंस के लिए नियुक्त किया गया था। और अब उनको चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। ही इज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी अंडर द बीजेपी गवर्नमेंट लेड बाय शुवेंदु अधिकारी। 1990 के बैच के आईएएस ऑफिसर हैं बंगाल काडर के। और अग्रवाल साहब ने सुपरवाइज किया था पूरा इलेक्शन कमीशन मैंडेटेड स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज, यानी कि चुनाव आयोग द्वारा जो एसआईआर हुआ था उसका पूरा संचालन मनोज अग्रवाल ने किया था। और उनका अपॉइंटमेंट कब हुआ है? अभी थोड़े दिन हिज अपॉइंटमेंट कम्स शॉर्टली आफ्टर द बीजेपी रजिस्टर्ड अ हिस्टोरिक विक्ट्री इन द स्टेट असेंबली इलेक्शंस। और उनका जो की अपॉइंटमेंट है, उनका ऑफिशियल ऑर्डर है, आज सोमवार को ही वो इशू हुआ है। और जो इनकम्बेंट चीफ सेक्रेटरी थे दुष्यंत नारियाला, he has been appointed as the president resident commissioner in न्यू दिल्ली। और इस तरीके की अब खबरें आ रही हैं। और बीजेपी को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली थी, 294 असेंबली सीट थी जिसमें से कि 207 सीटें बीजेपी ने जीती थी और तृणमूल कांग्रेस को 80 सीटें मिली थी। लेकिन अब जिस तरीके से ये खुला खेल सामने आ रहा है, जिसको लेकर सागरिका घोष ने भी लिखा और तमाम लोग सोशल मीडिया पे ऑलरेडी कमेंट करने लगे हैं, और उससे पता चलता है कि कितना बड़ा ये खेल था। और उनकी एक तस्वीर भी है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। जैसे महुआ मित्रा फैंस के अगर आप ट्विटर पेज पर जाएंगे तो उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट किया है जिसमें कि वो कैबिनेट मीटिंग में बैठे हुए हैं। मीट मनोज अग्रवाल फ्रॉम चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स टू चीफ सेक्रेटरी, रिवॉर्डेड फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन वेस्ट बंगाल। और वो कैबिनेट मीटिंग अटेंड करते हुए आए थे। और अभी सुब्रत गुप्ता का अपॉइंटमेंट हुआ था, उस दिन भी हमने बात किया था। सुब्रत गुप्ता के बाद अब मनोज अग्रवाल को बकायदा चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। तो मैं तो ये सोच रही हूँ कि मनोज अग्रवाल को अगर बंगाल का चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है तो ज्ञानेश कुमार को क्या बनाया जाएगा जब उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा बीजेपी को। बीजेपी उनको रिवॉर्ड देगी। आज इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा है। सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मनोज अग्रवाल के नियुक्ति पर क्या कहेंगे? उनको चीफ सेक्रेटरी बंगाल का बना दिया गया। ये वही ऑफिसर है जिन्होंने 91 लाख वोट जो शुरू में काटे गए थे एसआईआर के, उसका संचालन किया है और उनको टॉप ब्यूरोक्रेट बना दिया बंगाल का। जी हाँ, बंगाल के मुख्य सचिव बनने का मतलब है बंगाल सरकार जो भी निर्णय आपके बाद से लेगी उसको लागू करने का वो सबसे बड़े अफसर है। मतलब अफसरशाही में देखें तो बंगाल के नंबर 1 और सबसे शक्तिशाली बन जाते हैं। तो ये अफसरशाही है क्या? होता यह है कि भारत में व्यवस्था का मतलब 3 इकाइयां होती हैं। पहली है विधायिका। विधायिका का मतलब होता है एमपी एमएलए। दूसरी होती है कार्यपालिका, जिसका मतलब होता है आईएएस ऑफिसर से लेके हर सरकारी कर्मचारी नीचे के नीचे तक का। और तीसरा न्यायपालिका का मतलब सबको पता है, उसका मतलब कोर्ट होता है। तो विधायिका तो नीति बनाती है, कार्यपालिका उन नीतियों को लागू करती है,
और यदि नीति में विवाद हो गया तो कोर्ट सही गलत का फैसला दे देता है। जिस तरह से हमें पता है इलेक्ट्रल बॉन्ड एक कानून बना था, उसको लागू भी किया था न्यायपालिका ने, कार्यपालिका ने, लेकिन विधायिका को अंत में लगा तो इलेक्ट्रल बॉन्ड कर दिया। तो संविधान को अगर देखिए तो इनके अनुसार तो तीनों स्वतंत्र हैं, पर असल में विधायिका को तो जनता नियुक्त करती है वोट से। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जो सवाल इस समय है कि पहले तो लोक लज्जा होती थी, कुछ शर्म होती थी कि तुरंत चुनाव के बाद तुरंत अपॉइंटमेंट, ये क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी और चुनाव आयोग सब, कि अगर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को आपने टॉप ब्यूरोक्रेट बना दिया, वो भी कोई कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं, कुछ नहीं, चुनाव खत्म हुआ और तुरंत अपॉइंटमेंट। मतलब इतना ब्रेजन और आउटरेजियस गेम तो किसी ने नहीं देखा होगा। आज क्या संदेश ब्यूरोक्रेट्स को दिया जा रहा है? हाँ, तो इसका मतलब बिल्कुल ये स्पष्ट है, सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स को संदेश नहीं है, बंगाल की जनता को संदेश है, देश भर की जनता को संदेश है कि देखिए बंगाल में चुनाव हुए, 90 लाख वोटरों के नाम कटे, सुप्रीम कोर्ट तक इसकी सुनवाई कर रहा है कि कहीं ये गलत तो नहीं हुआ, उसका सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है, पर चुनाव के नतीजे आ गए। 176 वोट पर जितने वोट कटे उससे कम अंतर से जीत दर्ज हो गई, मतलब भाजपा को सीधा फायदा हुआ। अब ये चुनाव प्रक्रिया पूरी की पूरी चलाई किसने? चुनाव आयोग के बंगाल के नुमाइंदे ने। ये चुनाव जिस राज्य चुनाव आयोग मुख्य आयोग ने चलाए, जिसको सीईओ कहा जाता है, नतीजों से जिसको फायदा हुआ, चुनाव के तुरंत बाद उसी को बंगाल का मुख्य सचिव बनाया। इसका मतलब दाल में काला है। भाजपा को फायदा पहुंचाने को पुरस्कार देने जैसा ऐसा काम हो रहा है, ऐसा लोगों को लगना स्वाभाविक है। बंगाल में 378 आईएएस ऑफिसर की नियुक्ति हो सकती है, उसके अंदर आज की तारीख में 303 अफसर नियुक्त हैं। क्या भाजपा की नई सरकार को बाकी 302 में से एक भी नहीं मिला कि सबसे शक्तिशाली ऑफिसर नियुक्त करने के लिए? क्या भाजपा की नई सरकार को 303 में यही एक व्यक्ति मिले क्या? कहीं इसका मतलब लोग ये लगाने लगेंगे कि कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि जैसे भाजपा की केंद्र सरकार अपने मंत्री के एप्स्टीन फाइल में नाम के आने के बाद से ट्रंप के चंगुल में फंस गई है, वैसे ही बंगाल की वर्तमान भाजपा नई सरकार एक अजीबोगरीब चुनाव करवाने वाले अफसर के चंगुल में फंस गई है, क्योंकि ये पूरा का पूरा अजीबोगरीब चुनाव तो इसी अफसर ने करवाया था। ये पूरा अंदर खाने की सूचना इनके पास है, इनको सारा का सारा व्यवस्था पता है कि कैसे ये चुनाव हुआ, ठीक हुआ, गलत हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। अब आज की तारीख में वही अगर सत्ता में आ जाते हैं तो ये भी संभव है कि उस अफसर को, क्योंकि इतना ज्यादा पता है, उसका कुछ डिमांड हो सकता है कि मुझे ये बनाइए, नहीं तो हम अंदर खाने की सूचना बाहर कर देंगे। इसका मतलब ही ये है कि भाजपा का सीधा सीधा सिद्धार्थ, भाजपा लेकिन का आज मतलब शब्द कम पड़ रहे हैं, आज शब्द कम पड़ रहे हैं, इतना जो खुला खेल है जो चुनाव आयोग का, कि लोग ढके मुंदे तरीके से भी लोग करते थे, या ठीक है थोड़ा वेट कर लेते, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वो भी आपने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को चीफ सेक्रेटरी बना दिया। ये तो मैंने शायद भारत के इतिहास में कभी पहले नहीं हुआ होगा। ये वो काम शुभेंदु अधिकारी और मोदी जी मिलकर कर रहे हैं। आई एम श्योर इसमें मोदी जी की रजामंदगी होगी, ज्ञानेश कुमार की रजामंदगी होगी, क्योंकि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तो ज्ञानेश कुमार को भी रिपोर्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल, ज्ञानेश कुमार जी के अंदर में ये काम कर रहे थे, इसीलिए अगर उनके हाथ से इनको निकालना था और बंगाल के कैडर में लेना था तो ज्ञानेश कुमार जी की भी सहमति इनको चाहिए ही रही होगी। दूसरी बात यह है कि भाजपा का मतलब यह है कि भाजपा केंद्र सरकार और बंगाल दोनों सरकार है, तो इसका मतलब केंद्र सरकार की भी अनुमति या उनकी सहमति इन्होंने ले ली थी। सीधा सा नियम होता है, हम लोग सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते हैं कि मुखिया मुख चाहिए, खान पान को एक, खावे पी पाले पोसे सकल, अंग तुलसी सहित विवेक। मतलब जो मुखिया होता है उसका काम होता है सभी को साथ लेके चलना। सरकार नाम की इकाई जो होती है वो समाज व्यवस्था संभालती है। समाज व्यवस्था हमेशा ही हमेशा न्यायपूर्ण आधार पर हो सकती है, वहां पर अपनत्व नहीं देख सकते। सरकार चलाने वाले की अगर नीति कुछ कहती है तो सरकार अपने लोगों के लिए कुछ दूसरी नीति और दूसरे लोगों के लिए कोई दूसरी नीति नहीं कर सकती। भाजपा लेकिन क्या करती है, भाजपा अपने आप में क्योंकि एक संगठन प्रधान इकाई है, इसीलिए वो अपने लोगों को पुरस्कार देती है, और जो अपने नहीं है, जो गैर हैं, उनको प्रताड़ित करती है, उनको दंड देती है। एक ईडी का केस है, ईडी का केस इसी मतलब भ्रष्टाचार का अगर आरोप ही है तो भ्रष्टाचार का आरोप असम के वर्तमान मुख्यमंत्री पर भी है,
क्या कहते हैं, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार थे, उनके ऊपर भी था। बंगाल के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं उन पर भी है। ये तीनों के ऊपर आरोप भारत के प्रधानमंत्री जी ने ही लगाए हैं, सार्वजनिक रूप से लगाए हैं। लेकिन वो बीजेपी में आते ही वो उस राज्य के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो लोग क्या है, वो भ्रष्टाचार उन्होंने नहीं किया। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन क्योंकि विपक्षी हैं, इसीलिए उनके ऊपर भ्रष्टाचार के नाम पर उनको जेल डाल देते हैं। अरविंद केजरीवाल क्योंकि विपक्षी हैं, इसीलिए भ्रष्टाचार के नाम पर के उनको जेल में डाल देते हैं। डीके शिव कुमार क्योंकि विरोधी हैं, इसीलिए उनको भ्रष्टाचार के नाम पर जेल में डाल देते हैं। हालांकि कोर्ट में जाके कोर्ट कहता है कि इस दिन के ऊपर तो कोई आरोप बनता ही नहीं है, पूरा का पूरा डिस्चार्ज ही नहीं करता है, कोर्ट आज कहता के है केस ही नहीं जितने बनता है। जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं देश के, वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ही नहीं बल्कि बाकी भी ब्यूरोक्रेट्स को क्या संदेश मोदी जी और ज्ञानेश कुमार जैसे लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं तो आपसे एक दूसरा सवाल भी पूछूंगी, दो सवाल है मेरे, कि अब ज्ञानेश कुमार जब इतना ज्यादा मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं, तो अब अगर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया बंगाल का, तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको क्या बनाया जाएगा? कहीं वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे तो नहीं बैठ जाएंगे? हाँ, बना सकते हैं, क्योंकि आपको बनाना अगर नहीं भी चाहें तो मान लीजिए कि जिस तरह से मैंने कहा कि एप्स्टीन फाइल में अगर मंत्री जी का नाम आ जाता है तो उसके बाद मंत्री जी तो वहीं रह जाते हैं, लेकिन आप ट्रंप के दबाव में आ जाते हैं। ट्रंप के दबाव में, इसी को कहते हैं ब्लैकमेलिंग, जिसे कहते हैं वो इसी को कहते हैं। तो एक व्यक्ति अगर आपके कहने के, आपके फायदे के लिए बहुत कुछ काम करके देता है, सही या गलत, तो उसके बाद आप उसके दबाव में आना स्वाभाविक है, बिल्कुल बिल्कुल स्वाभाविक है। तो कुछ भी हो सकता है भविष्य में। लेकिन यहाँ पर असल बात यह है कि भाजपा, जो आपने पूछा कि क्या संदेश देना चाहती है, वो पूरी कार्यपालिका को संदेश देना ये चाह रही है कि मैं जो चाह रहा हूं वैसा अगर तुम काम करोगे तो तुमको पुरस्कार मिलेगा। मैं जो चाह रहा हूं वैसा काम नहीं करोगे तो तुमको मैं दंडित कर सकता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि भाजपा इस देश की जनता को भी एक संदेश देना चाह रही है। भाजपा इस देश की जनता को यह संदेश देना चाह रही है कि मैं न्याय प्रधान व्यवस्था नहीं चलाता हूं, मैं एक अपनत्व प्रधान व्यवस्था चलाता हूं। और इसको कहते हैं, भारत में मत्स्य न्याय कहा जाता है, कि एक साधारण सा नियम होता है कि कोई इकाई, संगठन प्रधान जो भी इकाई होती है, जिसको कि जिसमें नीति प्रधान नहीं होता, वो संगठन प्रधान होता है। उसका कोई आदर्श नहीं होता, वो विचार प्रधान नहीं होती, वो कोई समाज निर्माण नहीं करती है, वो संगठन निर्माण करती है। तो किसी भी संगठन का चरित्र देखिए, अपने से ज्यादा शक्तिशाली इकाई के दबाव में वो आ जाती है और अपने से कमजोर इकाई के ऊपर दबाव बनाती है। मतलब अब आप अपने से ज्यादा ताकतवर से दबेंगे और अपने से कमजोर को दबाएंगे। सीधा सीधा उदाहरण है, दिल्ली क्या कहते हैं, बंगाल में 90 लाख वोटर थे, वो बेचारे गरीब ग्रामीण श्रमजीवी थे, वो अपना काम कर रहे थे, आपने उनका वोट काट दिया। बेचारे, उनको पता भी नहीं है कि उनका वोट कटा है, कहाँ जाना उनको पता नहीं है, क्योंकि वो आपसे कमजोर इकाई थे। भाजपा नाम की जो पार्टी है, या भारत सरकार नाम की जो इकाई है, या चुनाव आयोग नाम का उनका जो संगठन, क्या कहते हैं, एक संस्था है, ये सारी, भारत सरकार हो, भाजपा हो या चुनाव आयोग हो, ये तीनों तो 90 लाख जो बेचारा एक वोटर है, नागरिक है, उससे तो ज्यादा ताकतवर है। तो क्योंकि नागरिक कमजोर है इसीलिए दबा देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप साहब देखिए, ट्रंप साहब इनसे क्योंकि ताकतवर हैं, इसीलिए जब चाहते हैं सीज फायर करवा लेते हैं, जब चाहते हैं कहते हैं कि ये इसराइल जाके आ जाओ, जब चाहते हैं कहते हैं कि इसराइल में नाच के आ जाओ, जब चाहते हैं कहते हैं कि इसराइल को फादरलैंड बना दो, जब चाहते हैं कहते हैं कि व्हाइट हाउस में आ जाओ और पूरा का पूरा तुम कल से तेल लेने का काम अपने पड़ोस के खाड़ी से देश से क्यों कर रहे हो, हमसे वेनेजुएला से महंगा तेल हमसे खरीदना शुरू करो, तुम रशिया से तेल मत लो, ईरान के चबाहार को बंद कर दो। मतलब इसका मतलब यह है कि भाजपा बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये अब मानने लगी है कि वो एक ऐसी इकाई है जो कि किसी भी तरह का समाज निर्माण करने की ताकत उसके पास नहीं है। वो एक, जिसको कहते हैं बेनल इंस्टिंक्ट कहा जाता है, ये ज्यादातर आप देखिए सड़क पे जो छोटे मोटे कुकुर होते हैं उनको भी आप देखिए कि वो अपने से बड़े कुकुर को देख के उसके ऊपर हमला करते हैं, अपने से छोटे कुकुर को देख के पूंछ दबा देते हैं। तो मतलब अपने से ज्यादा ताकतवर कोई इकाई होती है, लेकिन संगठन, सिद्धार्थ, आपको अपने नहीं से लग ज्यादा रहा है कि ताकतवर संगठन से दबता है, कमजोर संगठन को दबाता है। जो पूरा चुनावी प्रोसेस है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? चुनावी प्रोसेस में आप देखिए कि क्या अब चुनाव को खत्म कर दिया गया है? अगर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को चीफ सेक्रेटरी एक राज्य का बना दिया जाता है तो चुनाव के मायने क्या है? आज एक तरीके से चुनाव को खत्म कर दिया गया है, उसकी न्यूट्रलिटी पर सवाल खड़े होंगे कि भाई जो व्यक्ति कैबिनेट में बैठेगा, आप जो चीफ सेक्रेटरी बनेगा, आपने उसको इलेक्टोरल ऑफिसर बनाया था,
अब न्यूट्रलिटी क्या है ने, क्या न्यूट्रलिटी के बारे में कोई बात भी करेगा कि कितना न्यूट्रल होना चाहिए चुनाव आयोग? या फिर ये सवाल ही बेमायने है अपने आप में कि भाई न्यूट्रलिटी आप भूल जाइए चुनाव आयोग की, ये संदेश दिया जा रहा है कि चुनाव आयोग न्यूट्रल नहीं है। नहीं नहीं, सवाल बेमानी नहीं है, सवाल बिल्कुल वाजिब है, लेकिन उस सवाल के अनुसार, उस आधार पर भाजपा अब चलती नहीं है। आप इस ये जो प्रकरण है कि बंगाल के जो मुख्य चुनाव अधिकारी थे उनको बंगाल का मुख्य क्या कहते हैं सचिव बना दिया गया, ये ऐसा ही है। हमने आज तक नहीं देखा कि कल तक कोई क्रिकेट में अंपायर था, आज उसको प्लेयर बना दिया गया हो। भारत के लिए कल तक अंपायरिंग करता था, आज से वो खेलना शुरू रखिए। अंपायर कभी भी खिलाड़ी नहीं बन सकता। एक छोटा सा नियम होता है, अंपायर कभी भी खिलाड़ी नहीं बन सकता। एक छोटा बहुत सीधा सा नियम होता है, अंपायर कभी भी क्योंकि खिलाड़ी नहीं बनते। आपने कहा था कि अंपायर कभी प्लेयर नहीं हो सकता है, तो आज सवाल वही वापस घूम के आता है कि जब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया तो ज्ञानेश कुमार को क्या बनाया जाएगा? और जो बाकी जो दोनों चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार के साथ, वो तो फिर क्या बोलेंगे? उनकी तो आवाज कभी खुलेगी ही नहीं, कभी हमें सुनाई नहीं पड़ेगी। नहीं, अगर एक चुनाव जितवाने वाले, एक राज्य के चुनाव जितवाने वाले को आज राज्य का सबसे ताकतवर व्यक्ति बना दिया गया, ध्यान में रखिएगा, कार्यपालिका को आप कम से कम आप मुख्यमंत्री को 5 साल में आप बदल सकते हैं। कल सुबह अगर किसी कारण से एक महीने के अंदर, मतलब 15 दिन के अंदर भी जो पार्टी सरकार में रहती है उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, तो कई बार तो 5 साल से पहले 2 साल में भी चुनाव, मतलब तो सरकारें गिर जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की पहली बार सरकार बनी थी, 13 दिन में गिर गई थी। लेकिन जो मुख्य सचिव होता है या जो कार्यपालिका होती है, वो एक बार नियुक्त हो जाती है तो उसको कोई हटा नहीं सकता। तो मतलब एक तरह से देखिए तो विधायिका, मतलब सरकार से भी ज्यादा ताकतवर होता है सरकार का मुख्य सचिव। अगर एक चुनाव कल तक जो अंपायर था इस मैच का, वो आज प्लेयर बन रहा है, तो इसका मतलब, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये प्लेयर वो नहीं, उसको बनाया नहीं जा रहा है, उसके दबाव में उसको लेना पड़ गया है। तो सोचिए कि एक राज्य के मुख्य सचिव, राज्य के व्यक्ति के पास इतनी ताकत है, तो पूरे देश का एसआईआर जिसने करवाया होगा, जिसने इनको चुनाव में फायदा देने की कोशिश की होगी, और इस विषय को अभी तक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद सुनवाई कर रहा है, आज तक ध्यान में रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक ये नहीं कहा कि जो आप एसआईआर करवा रहे हैं ठीक करवा रहे हैं, वो खुद सुन रहा है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार आपत्ति भी दर्ज की थी। सुप्रीम कोर्ट इस पर चिंतित था कि आपने 90 लाख वोटर कैसे काट दिए। तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत इस देश के नागरिकों की ताकत कम हो रही है और सरकार की ताकत बढ़ रही है, सरकार के साथ साथ, और ये सरकार अपनी ताकत बढ़ा रही है क्योंकि एक उपकरण का इस्तेमाल कर रही है, मतलब एक टूल का इस्तेमाल कर रही है, और उस टूल का नाम होता है कार्यपालिका, जिसका नाम होता है कि आज हम उसको चुनाव आयोग कह रहे हैं। तो एक राज्य के चुनाव आयोग के पास आज इतनी ताकत है कि मुख्यमंत्री के बराबर की कुर्सी पर वो बैठने की ताकत है। तो पूरे देश का जिसने किया होगा, आज सोचिए भाजपा को उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही जो डिमांड करेंगे भाजपा को उनको करना पड़ेगा। डिमांड उनके तरफ से आएगी, भाजपा को इनको कुछ बनाना नहीं है, ये खुद नहीं, कल तो एक कहेंगे कि मुझे तरीके ये से बना दो, तो इनको इसका बनाना पड़ मतलब कि जाएगा। इस प्रकरण के बाद ज्ञानेश कुमार अब मोदी और शाह साहब के ऊपर हावी हो जाएंगे। वो ये भी तो हो सकता है ना कि भाई बिल्कुल हो मोदी जाएंगे। शाह उनको डिक्टेट ना करे, ये सब, वो अब मोदी शाह को निर्देशन देंगे। यही तो, तब से मैं यही बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आपका काम, अंदर खाने का काम आपको करके देता है, उसके पास आपसे ज्यादा ताकत होती है, क्योंकि आपने वो काम नहीं किया है। जो काम आप नहीं कर सके, आपका आदमी करके दिया। एक ऐसा सोचिए कि आपके पास 50 लाख की कार है, लेकिन आपको अगर ड्राइविंग करना आता नहीं है, तो आप कितना ज्यादा अपने ड्राइवर पर निर्भर हैं, सोचिए। आप सोच के देखिए कि आपकी कार बेकार है, आपकी कार घर के नीचे खड़ी रहेगी, एक एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती जब तक आपका ड्राइवर ना चाहे, और ड्राइवर उस कार को बैठने के बाद जहां चाहेगा वहीं ले जाएगा, क्योंकि आपकी ताकत नहीं है। आपके पास पैसा तो था, आपने कार तो खरीद ली, लेकिन उस कार को चलाना क्योंकि आपको नहीं आया, तो ड्राइवर के पास आपकी कार से ज्यादा ताकत होती है, कार के मालिक से ज्यादा ताकत कार के ड्राइवर के पास होती है। वो कार को सही जगह भी ले जा सकता है, कार को एक्सीडेंट भी कर सकता है, मालिक को कहीं, मालिक कहे यहाँ लेके चलो, ड्राइवर हो सकता है तीसरे जगह लेके चला जाए। तो मैं इसी को कह रहा हूँ, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अब ये स्थिति आ गई है कि द डॉग इज नॉट वैगिंग द टेल, द टेल इज नाउ वैगिंग द डॉग। मतलब अब पूंछ ही कुत्ते को हिला रही है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो दो इसमें दो निचोड़ है। मेरा आखिरी सवाल है सिद्धार्थ आपको कि इसमें अब मोदी और शाह साहब के ऊपर ज्ञानेश कुमार हावी होंगे, और दूसरा ये कि क्या आपको नहीं लगता, आपने इस पॉइंट को तो आपने बता ही दिया, कि क्या अब चुनाव आयोग के दफ्तर पर ताला लगाने का समय आ गया है? चुनाव आयोग का मतलब क्या है? कुछ नहीं।
देखिए, भारत में जिस तरीके से चुनाव की बात, चुनाव का मतलब क्या होता है? चुनाव का मतलब एक क्रिकेट मैच जैसा। क्रिकेट मैच में क्या करते हैं? क्रिकेट मैच में एक अंपायर होता है, और क्योंकि वो अंपायर सही अगर डिसीजन भी दिया, लेकिन अगर स्टेडियम में देखने वाले 50,000 लोगों को वो डिसीजन गलत लग गया, या करोड़ों लोग जो टीवी पर देख रहे हैं उनको डिसीजन गलत लग गया, तो दोनों ही टीम को ये ऑप्शन दिया जाता है, विकल्प रहता है कि थर्ड अंपायर से एक बार पूछ ले। मतलब अंपायर फाइनल अथॉरिटी होते हुए भी, क्योंकि वो सही भी अगर उसने निर्णय दिया है, तो लोगों की नजर में अगर वो कुछ उसमें प्रश्न चिन्ह है, तो एक बार और उसको रीचेक करने का सुविधा रहता है, जिसको थर्ड अंपायर डिसीजन रिव्यू कहा जाता है। तो एक क्रिकेट जैसे सामान्य से खेल में अगर अंपायर के डिसीजन को रिव्यू किया जाता है, क्रिकेट जैसे सामान्य से खेल में भारत और ऑस्ट्रेलिया मैच खेल रहा होता है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के अंपायर नहीं होते, आपको इंग्लैंड से तीसरा अंपायर लाना पड़ता है। तो यहाँ पर तो पूरे के पूरे देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत की बात है। भारत का संविधान शुरू ये होता है हम भारत के लोग से, वो कहीं हम भारत की सरकार नाम की इकाई, सरकार कुछ नहीं है, जनता ही सब मालिक है। तो जनता जब मालिक है, स्टेडियम में बैठे हुए सारे लोग बोल रहे हैं कि अंपायर, हमको डिसीजन रिव्यू चाहिए, अंपायर न्यूट्रल नहीं दिख रहा है, वो सही डिसीजन दे या गलत डिसीजन। सवाल ये नहीं है कि उसने सही डिसीजन दिया या गलत डिसीजन दिया, सवाल ये है कि न्याय वहां हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं, न्याय होते हुए लगना चाहिए। कई बार हमने देखा है कि अंपायर तो सही डिसीजन दे देता है, लेकिन स्टेडियम में बैठे दर्शकों को लगता है अरे अरे सचिन तेंदुलकर को तो गलत आउट दे दिया। तब सचिन तेंदुलकर डिसीजन रिव्यू लेते हैं, जब रिव्यू लेते हैं तो उसमें दिख जाता है कि नहीं, आउट हो गए हैं, अंपायर ने सही भी निर्णय दिया हो, तो जनता को कभी कभी क्योंकि नहीं लगता। इसीलिए भारत में क्रिकेट जैसे खेल में अगर आप न्यूट्रल अंपायर रखते हैं, क्रिकेट जैसे खेल में आप अगर अंपायर ने डिसीजन दिया तो थर्ड अंपायर से पूछ सकते हैं। तो इतना बड़ा भारत में आप चुनाव कर रहे हैं, और एक व्यक्ति, मतलब भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मिलके जिस व्यक्ति को चुनाव आयोग बना दे, वो सही निर्णय दे या गलत निर्णय दे, वो 90 लाख लोगों का वोट काट दे, वो 176 जगह ऐसा चुनाव का नतीजा निकाले जिसमें कि जितना वोट कटा है उससे कम अंतर से जीत रहे हैं। इसका मतलब होता यह है कि चुनाव सही हुआ है या गलत हुआ है, प्रश्न ये नहीं है, क्योंकि इस प्रश्न का जवाब तो एसआईआर सही है या नहीं है ये तो न्यायपालिका देगी। लेकिन दर्शकों को, इस देश को देख रहे हैं जो लोग हैं, उनके मन में सवाल उठना स्वाभाविक है। और इसीलिए मेरे ख्याल से आज तृणमूल कांग्रेस ने इस विषय को उठा के सुप्रीम कोर्ट में एक नया हलफनामा भी डाला है कि इस चुनाव में ऐसे ऐसे नतीजे आए हैं जो कि एसआईआर के कारण उनको ही ज्यादा हानि होती हुई दिखी है, और ये स्वाभाविक है, इस तरह का सवाल उठना लेकिन स्वाभाविक है। क्या ये एक इंपॉर्टेंट सबूत बन पाएगा? चलते चलते बस ये पूछ रही हूँ कि क्या अगर चुनाव रद्द होंगे बंगाल के, तो क्या ये एक इंपॉर्टेंट सबूत बनेगा? चलिए, अभी ना सही, कभी आगे पश्चिम बंगाल का चुनाव अगर रद्द होगा तो। अक्सर देखा जाता है कि चुनाव रद्द तो नहीं होते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट किसी चीज को पीछे जाके, मतलब बीते हुए कल में जाके आप किसी चीज को ठीक नहीं कर सकते। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में उसे कहा जाता है, मतलब भूतकाल में आप किसी चीज को बदल नहीं सकते। लेकिन ये होता है, ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचे कि इस चुनाव में, मतलब जितने लोग वोट डालना चाहिए था उतने लोग वोट नहीं डाल सके। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट अपने उसके विवेक पर निर्भर करता है। ये भी कह सकता है कि इस चुनाव को फिर से करवाओ। कई बार डिसीजन रिव्यू का मतलब क्या होता है, उस पॉइंट को फिर से खेला जाता है, तो वो संभव है, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि यह मामला, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का है। देखिए, हम और आप जब चर्चा करते हैं तो हम लोग कोई कानूनविद तो है नहीं, हम लोग कोई भारत का संविधान सभा के पीठ तो है नहीं, हम लोग तो कोई जज नहीं है। निर्णय अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट को करना है। और अगर तृणमूल कांग्रेस ने आज इस तरह का वहां पर हलफनामा डाला है, इस तरह का वो तथ्य पेश कर रही है, और जनरली आप अगर अखबारों को पढ़िए तो 90 लाख वोटर कटे हैं, और 176 सीटों में अगर जीतने का मार्जिन, जीतने वाला जितना वोट कटा है उससे कम से जीता है, इसका मतलब वोट जो कटे हैं वो खेल में बहुत इंपॉर्टेंट थे। मतलब किसी मैच में अगर खिलाड़ी ने 4 चौके मारे हैं और मैच खत्म, एक इनिंग्स खत्म होने के बाद बोले कि उसका 4 चौका हम गिनती में नहीं लेंगे, तो टीम का स्कोर तो नीचे आ जाएगा ना, टारगेट कम हो जाता है सामने वाली टीम का। तो ऐसा हुआ तो है, ऐसा लग रहा है। अब इसका निर्णय क्या है ये हमारे हाथ, आपके हाथ में नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक